यही का तमाम ये कंबोज माल है, जैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मनी 9 की खास पेशकश मनी सेंट्रल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। हर रोज की तरह तमाम आपकी जेब से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें लेकर के हम हाजिर हैं और उन खबरों का विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मनी 9 के संपादक अंशुमान तिवारी जी। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले जरा फटाफट आपको ये बता देते हैं कि आज के कार्यक्रम में किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं ऑन द शो पर। तो अब बात करेंगे हम टीआरएआई की क्यों नहीं सुन रही हैं कंपनियां। जी हाँ, क्या कुछ अपडेट है, इस पर होगी डिटेल में बातचीत। विस्तार पूर्वक बताएंगे आपको कि आखिर में क्या है पूरा मामला। ईपीएफओ में आखिर चल क्या रहा है। जी हाँ, ईपीएफओ को लेकर के बहुत सारी अपडेट्स देखने को मिल रही हैं। क्या कुछ उसके मायने हैं वो अब से विस्तार थोड़ी देर में विस्तार से चर्चा करेंगे। रियल्टी सेक्टर की उम्मीदों को झटका क्यों कह रहे हैं हम, विस्तार से होगी बातचीत। पेटीएम से रियायत को तैयार नहीं आरबीआई। पेटीएम को लेकर के जो कुछ भी अपडेट्स आ रही हैं सबसे पहले मनी 9 आपको बता रहा है आज क्या कुछ अपडेट्स है और क्या कुछ शेयर प्राइस पे एक्शन देखने को मिल रहा है, इस पर भी बातचीत करेंगे। अनाज भंडारण की मेगा स्कीम के पीछे क्या है, जी हाँ क्या है इसके पीछे, इस पर भी होगी विस्तार पूर्वक चर्चा। और डब्ल्यूटीओ में चीन की पेशबंदी। डब्ल्यूटीओ से पहले डब्ल्यूटीओ के बारे में डिटेल में विस्तार पूर्वक हम लगातार आपको बताएंगे। आज की क्या अपडेट्स हैं वो आज के इस कार्यक्रम में आपसे कुछ ही देर में बातचीत करते हैं। सबसे पहले खबरों की शुरुआत करते हैं ईपीएफ की खबर के साथ। ईपीएफ के दावों के अस्वीकृत होने की दर में बीते 5 साल के दौरान जोरदार बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक औसतन हर तीसरे व्यक्ति का क्लेम रिजेक्ट हो रहा है। ईपीएफओ के अनुसार 2022-23 में क्लेम रिजेक्ट होने की दर 34% है। 2017-18 में ये दर लगभग 13% थी। पीएफ के ये दावे 3 श्रेणियों में अंतिम निपटान, स्थानांतरण और निकासी से जुड़े हुए हैं। ईपीएफओ के मुताबिक ऑनलाइन प्रणाली के उपयोग के कारण अस्वीकृति की दर बढ़ी है। 5 साल पहले दावों के लिए दस्तावेजों का सत्यापन मुख्य रूप से नियोक्ताओं के स्तर पर होता था, फिर ईपीएफओ के पास आता था। वहीं अब आधार की मदद से 99% दावे ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रोसेस होते हैं। सर, ईपीएफ के क्लेम जो हैं वो इतने ज़्यादा क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं? ईपीएफओ के अंदर कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही और जो इस तरीके की शिकायतें आपको सोशल नेटवर्क्स पर भी मिलती हैं, तो खुलकर लोग सोशल नेटवर्क्स पर ईपीएफओ पर शिकायतें करने लगे हैं। कोविड के दौरान ईपीएफओ से पैसा निकालने की भी छूट दी गई थी, लोगों को सुविधाएं भी दी गई थी। दुनिया का सबसे बड़ा सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, 27-28 करोड़ लोग इसके सदस्य हैं, 20 लाख करोड़ रुपए का कॉपस है इसके पास। पर दो जो बड़ी चुनौतियां आ रही वो ये आ रही हैं कि जब से ऑनलाइन सिस्टम्स आए हैं उसके बाद से शायद ईपीएफओ के सिस्टम्स में ऐसी दिक्कतें हैं या लोगों की तरफ से दावों को सही ढंग से फाइल नहीं किया जा रहा है और इसलिए रिजेक्शन का लेवल बहुत ज़्यादा है। और इसको लेकर निराशा और फ्रस्ट्रेशन भी है क्योंकि ईपीएफओ में लोगों की जमा है और उन्हें संकट के समय उसको निकालने की ज़रूरत पड़ती है। ईपीएफओ का तर्क सही है कि प्रोसेसिंग पहले नियोक्ताओं के, कंपनियों के या रोजगार देने वालों की तरफ से की जाती थी, अब सीधे होती है। लेकिन एक और बात जो ईपीएफओ की तरफ से कही जा रही है कि चूंकि ईपीएफओ के पास स्टाफ कम है और काम का प्रेशर ज़्यादा है, इसलिए भी प्रोसेसिंग की प्रक्रिया में देरी हो रही है। लेकिन ये एक किस्म का पैराडॉक्स है क्योंकि तकनीक आने के बाद, आधुनिक सुविधाएं आने के बाद, डिजिटल व्यवस्थाएं आने के बाद तो प्रक्रिया और तेज होनी चाहिए थी। लोगों के मामलों का निस्तारण और उनके ईपीएफ आवेदन तेजी से अप्रूव होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ बिल्कुल उसका उल्टा हो रहा है। जी। और इधर स्पैम कॉल और साइबर फ्रॉड से लोगों को बचाने के लिए दूरसंचार नियामक टीआरएआई नए नियम पर विचार कर रहा है। इसके तहत टीआरएआई ने कॉल करने वाले व्यक्ति का नाम फोन स्क्रीन पर दर्शाने वाली सेवा शुरू करने की सिफारिश की है। इस आधार पर कॉल प्राप्त करने वाला ये फैसला कर सकेगा कि उसे बात करनी है या फिर नहीं। अगर कोई कंपनी थोक में कनेक्शन लेती है तो कॉल करने पर कॉल प्राप्त करने वाले को कंपनी का नाम ही दिखाई देगा। सर, क्या वाकई में टीआरएआई की इस बात को मानेगी कंपनी? अभी टीआरएआई की कोई भी बात इस मामले में कंपनियां नहीं मान रही हैं और देखिए पूरा 1 साल से ज़्यादा होता चला जा रहा है। आपके पास स्पैम की कॉल, मार्केटिंग की कॉल्स फ्रस्ट्रेटेड लेवल तक बढ़ती चली जा रही हैं और खासतौर से प्राइवेट नंबर से आने वाली कॉल्स बढ़ती जा रही हैं। इसे रोकने के लिए व्यवस्था पिछले साल से सजेस्ट की जा रही है। कंपनियों को सुझाव दिया जा रहा है कि वो सीएनएपी की व्यवस्था या सीनैप की व्यवस्था लागू करें, जिसमें कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन सर्विस होती है। जो भी कॉल कर रहा है उसका नाम दिखाई दे, जो कि नॉर्मली ट्रू कॉलर जैसी सेवाएं देती हैं। कंपनियां इसको इसलिए मानने को तैयार नहीं थी। पिछली बार भी जब बैठक हुई थी तब ये तर्क आए थे कि इसकी अपनी एक लागत है, इसकी अपनी एक कॉस्ट है और उनको अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम में, अपने बीटीएस में, अपने स्विचिंग सेंटर्स में इस तरीके की व्यवस्थाएं करनी होंगी जिससे कि आने वाली हर कॉल के व्यक्ति का नाम उन्हें पता चल सके। कंपनियां फिलहाल इस पर तैयार नहीं है। टीआरआई भी इसे मैंडेटरी बनाने से, अनिवार्य बनाने से हिचक रही है। टीआरआई ने भी इसको अनिवार्य रूप से लागू करने की बात नहीं कही गई है। तो अभी बीटिंग अराउंड द बुश जैसी है। अभी आपके
कि हमारे आपके पास जो मार्केटिंग स्पैम की कॉल आ रही है उसमें जवानी जमा खर्च से ज़्यादा रेगुलेटर और कंपनियों के जरिए कुछ खास हो नहीं रहा है। तो चलिए, अभी तो फिलहाल राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। देश की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक एचडीएफसी को आरबीआई ने एजुकेशन लोन इकाई का 90% हिस्सा बेचने की मंजूरी दी है। अब एचडीएफसी बैंक अपनी एजुकेशन लोन सब्सिडरी कंपनी एचडीएफसी क्रेडिला में हिस्सा बेच सकेगी। एचडीएफसी बैंक ने 23 फरवरी को एक एक्सचेंज फाइलिंग के जरिए आरबीआई की मंजूरी की पुष्टि की है। सर, ये आखिर में एजुकेशन लोन बेचने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के विलय के दौरान ही ये शर्त तय हो गई थी कि एचडीएफसी अपने कामकाज को संतुलित करके सीमित करेगा, क्योंकि इससे पहले एचडीएफसी कई सारे लोन प्रोडक्ट्स में और लोन सेवाओं में था। एचडीएफसी क्रेडिला एक बड़ी एजुकेशन लोन कंपनी है और उस व्यवस्था के तहत, मर्जर के तहत, जो मर्जर अप्रूव हुआ था उसके तहत इस कंपनी का डाइवेस्टमेंट किया जाना है और एचडीएफसी क्रेडिला से अब एचडीएफसी समूह बाहर निकलेगा। 90% इसकी हिस्सेदारी बेची जाएगी। एक कंसोर्टियम है, जिस कंसोर्टियम से बात चल रही है, जो कि कॉप वरुण कंसोर्टियम है, और इसके साथ एक मॉस इन्वेस्टमेंट कंपनी है। ये मिलकर शायद इसे खरीदने की बात करेंगे। एचडीएफसी बैंक में ये बड़ा डिमर्जर या बड़ा डिसइन्वेस्टमेंट होगा एचडीएफसी का, जो हमें आने वाले समय में दिखाई देगा। जी। रियल एस्टेट सेक्टर में फंसे कर्ज की वसूली के लिए आईबीसी में जिस तरह के बदलाव की योजना है, उसको सरकार ठंडे बस्ते में डाल सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक इस योजना को दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता यानी कि आईबीसी से जुड़े संशोधनों में शामिल किए जाने की संभावना नहीं है। व्यापक बातचीत के बाद सरकार का मानना है कि आईबीसी के अंदर किसी स्पेसिफिक सेक्टर के लिए तंत्र लाने से दिवाला कानून के सारे तार को कमज़ोर कर सकते हैं। आरबीआई अप्रैल मई में आम चुनाव के बाद आईबीसी में संशोधन की संभावना है। हालांकि रियल एस्टेट सेक्टर के लिए समाधान प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नियमों में कुछ ढील दी जा सकती है। सर, रियल एस्टेट के लिए आईबीसी में जो बदलाव हो रहा है वो आरबीआई को क्यों नहीं समझ में आ रहा है? आप दो तरफ से देखें। अगर आप इसे रियल एस्टेट सेक्टर की तरफ से देखें और रियल एस्टेट में जो लोग फंसे हुए हैं, बैंक फंसे हुए हैं और सामान्य उपभोक्ता फंसे हैं, उनके लिए बड़ा झटका है। लेकिन अगर आप सरकार के आईबीसी के नियमों की व्यवस्था की तरफ से देखें तो शायद सरकार यह हिम्मत नहीं जुटा पा रही है कि अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग तरीके की आईबीसी की प्रक्रिया या बैंकरप्सी की या दिवालेपन की प्रक्रिया बनाई जाए। और शायद यही वजह थी कि सरकार की तरफ से रियल एस्टेट के लिए अलग आईबीसी की व्यवस्था लाने की प्रक्रिया को नकार दिया गया। और अब इन पर फैसला, रियल एस्टेट कंपनियों की बैंकरप्सी पर फैसला ठीक उसी तरह होगा जैसे बाकी कंपनियों पर होता है। पर एक दिलचस्प बात जानना यहाँ जरूरी है विपुल जी कि भारत में जिन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा बैंकरप्सी के मामले आ रहे हैं, यानी कंपनियां जहाँ सबसे ज़्यादा डिफॉल्ट हो रही हैं, वो उसमें रियलिटी का नंबर दूसरा है। सबसे पहला नंबर मैन्युफैक्चरिंग का है, जहाँ करीब 38% के आसपास मामले आए, और इसके बाद 21% के मामले रियलिटी सेक्टर में आए। ये भारत के रियल एस्टेट सेक्टर में जो बीमारी है पिछले 10 साल की, उसकी गहराई दिखाता है। और इसीलिए ये प्रस्ताव बार बार घूमकर सरकार की मेज पर पहुंचता है कि रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बैंकरप्सी की कुछ पैरेलल और अलग व्यवस्था होनी चाहिए। मांग इसलिए की जाती है क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर में एक और स्टेक होल्डर आ जाता है जो भुगता है। बाकी जगह तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में बैंकर, क्रेडिटर और नॉन एस्टिट्यूशनरी क्रेडिटर्स और ऑपरेशनल क्रेडिटर्स होते हैं। यहाँ एक और हिस्सा आ जाता है जो आम भुगताओं का होता है। लेकिन फिलहाल सरकार को ऐसा लगता है कि आईबीसी अपने मौजूदा ढांचे में पर्याप्त है, लेकिन आईबीसी अपने मौजूदा ढांचे में पर्याप्त नहीं है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी हाल में संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में आईबीसी को लेकर खासी तीखी टिप्पणियां भी की थी और ये कहा था कि ये कानून अपनी प्रासंगिकता सिद्ध नहीं कर पा रहा है। चुनाव का मौका है, चुनाव के बाद जब नई सरकार आएगी तो आईबीसी का एक और ओवरहॉल तो बनता ही है। चलिए, अब रुक कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर का। रिजर्व बैंक ने एनसीपीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को पेटीएम की यूपीआई सर्विस का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों और मर्चेंट की मदद करने को कहा है। इससे पेटीएम यूजर्स आसानी से थर्ड पार्टी बैंक के साथ अपने पेटीएम यूपीआई को मर्ज कर सकेंगे। आपको बता दें, आरबीआई की मंजूरी के बाद पेटीएम पर यूपीआई सर्विसेज अगर पेटीएम पेमेंट बैंक से लिंक्ड है तो वो 15 मार्च के बाद काम नहीं करेगा। इस सर्विस को जारी रखने के लिए ग्राहकों और मर्चेंट को अपने पेटीएम अकाउंट को किसी और बैंक से लिंक करना होगा। उधर पेटीएम ने ईडी से ये कहा है कि उसके पास आउटवर्ड फॉरेन रेमिटेंस के लिए ज़रूरी लाइसेंस नहीं है और इसलिए फेमा के वायलेशन का सवाल ही नहीं उठता है। सर, क्या स्थिति होगी? थर्ड पार्टी लाइसेंस मिल पाएगा क्या? देखिए, पेटीएम को लेकर रिजर्व बैंक कोई राहत देने को तैयार नहीं है। 15 मार्च तक की समय सीमा बिल्कुल करीब दिखाई दे रही है और जो संकेत अब आरबीआई की तरफ से एनपीसीआई को, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन को दिए गए हैं, वो स्पष्ट रूप से पेटीएम पेमेंट बैंक को अलग कर देने के हैं। और इसके बाद जो प्रक्रिया, जो व्यवस्था सामने लाई जा रही है वो कुछ इस तरीके की होगी कि पेटीएम एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होगा। पेटीएम के यूपीआई वॉलेट को या यूपीआई संचालनों को आप किसी दूसरे बैंक के अपने बैंक अकाउंट से
जोड़ सकेंगे। यहाँ तक तो ठीक है, भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पेटीएम का इस्तेमाल पेटीएम पेमेंट बैंक के जरिए नहीं कर रहे हैं, यूपीआई ऐप के जरिए कर रहे हैं और पेटीएम के जरिए यूपीआई ट्रांजैक्शंस करते हैं और उसके पीछे उनके अपने दूसरे बैंकों के, सरकारी और निजी बैंकों के बैंक अकाउंट जुड़े होते हैं। पर यहाँ एक और दुविधा है कि पेटीएम पेमेंट बैंक जब एग्जिस्ट नहीं करेगा 15 मार्च के बाद, जब उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद पेटीएम पेमेंट बैंक का जो डिपॉजिट्स हैं और उनके अकाउंट्स हैं वो किसी एक बैंक को ट्रांसफर किए जाएंगे। रिजर्व बैंक ने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन को ये जिम्मेदारी दी है कि इस मामले में वो बैंकों से बात करना शुरू करे। हम आपको बता चुके हैं कि एक्सिस बैंक के साथ इस तरीके की बातचीत इससे पहले शुरू भी हुई थी। तो अब 15 मार्च तक की डेडलाइन अगर नहीं बढ़ाई जाती है तो 15 मार्च तक पेटीएम के ग्राहक दो हिस्सों में बंट जाएंगे। एक वो जिन पेटीएम पेमेंट बैंक का इस्तेमाल नहीं करते हैं और यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, तो पेटीएम का यूपीआई चलेगा, एग्जिस्ट करेगा, लेकिन वो किसी दूसरे बैंक के साथ जुड़ा होगा। और वो ग्राहक जिनके पास पेटीएम पेमेंट बैंक का वॉलेट है या पेटीएम पेमेंट बैंक का अकाउंट है और पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें किसी दूसरी बैंक के पास भेजा जाएगा। इसमें सिर्फ वही लोग नहीं होंगे विपुल जी जो भुगतान करते हैं, इसमें बहुत सारे वो लोग हैं जो भुगतान लेते हैं, यानी बहुत सारे देश के तमाम छोटे मर्चेंट और व्यापारी हैं जिनको मिलने वाला पैसा उनके अकाउंट में इसके जरिए आता है। तो वो केवल एक्सपेंड नहीं करते हैं, वो रिसीव भी करते हैं। तो ज़्यादा बड़ी चिंता ये है कि यूपीआई के जरिए किसी भी बैंक से आने वाला ट्रांजैक्शन अगर किसी रेहड़ी वाले को, किसी दुकान वाले को मिला और पेटीएम का पेमेंट बैंक का अकाउंट बंद हो गया, तो उसे किस अकाउंट में पैसा दिया जाएगा? और ये पैसा दिए जाने के लिए ही ये व्यवस्था की जा रही है। तो देखना होगा कि कौन सा बैंक आएगा, क्या एक ही बैंक को सारे पेटीएम का बिजनेस मिलेगा, पेमेंट बैंक का बिजनेस मिलेगा, ये 2-3 बैंकों के बीच में बांटा जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, तो इस पर नजरें हैं लगातार। और आज हमने देखा कि अपर सर्किट शेयर बाजार में पेटीएम के शेयर में लगता हुआ दिखाई दिया, इस उम्मीद में कि शायद जो है यूपीआई सेवा अभी चलती रहेगी या हो सकता है एनपीसीआई की तरफ से थोड़ी राहत मिल जाए, लेकिन देखते हैं आगे क्या निकल के आता है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के तहत अगले 5 साल में 700 लाख टन भंडारण क्षमता बनाई जाएगी, ऐसा कहा है। इस पहल पर 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि विशाल भंडारण सुविधाओं के निर्माण से किसान अपनी उपज को गोदामों में रखने, इसके बदले संस्थागत ऋण लेने और अच्छी कीमत हासिल करने में सक्षम होंगे। उन्होंने 11 राज्यों में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों यानी कि पैक्स में अनाज भंडारण के लिए 11 गोदामों का उद्घाटन किया है। सर, जिस समय किसान आंदोलन चल रहा है उस समय इस तरह की स्कीम के उद्घाटन करना क्या मायने क्या है इसके? ये काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी दिलचस्प है। इसके कई सारे पहलू और परतें जिन्हें मैं समझने की कोशिश करते हैं। तमाम सुर्खियों की भी शायद इस सुर्खी पर आपकी नज़र नहीं गई होगी कि भारत सरकार दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण स्कीम या अनाज भंडारण इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि स्कीम इससे पहले घोषित की जा चुकी है, इसका क्रियान्वयन अब शुरू होने वाला है और इसका एक बड़ा प्रारूप ढांचा आएगा जिसमें कि देखा जाएगा कि निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र के बीच कैसे भागीदारी की जाए। स्वाभाविक सी बात है विपुल जी कि एफसीआई के भरोसे तो इतनी बड़ी स्कीम नहीं बनेगी, इसके लिए निजी क्षेत्र को भागीदारी दी जाएगी। तो इसलिए सरकार एक तरह से अनाज भंडारण में निजी क्षेत्र के लिए रास्ता खोल रही है, इस बात के संकेत पहले दिए जा चुके हैं। पर इसका जो मौका है, जो समय है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला तो ये कि एक तरफ किसान आंदोलन है और जहां एमएसपी की मांग की जा रही है, उसके ठीक पैरेलल सरकार इच्छा जाहिर कर रही है कि देश में वो अनाज का सबसे बड़ा भंडार तैयार करेगी और अगर उसे अनाज का सबसे बड़ा भंडार बनाना होगा तो उसे और ज़्यादा प्रोत्साहन देने होंगे किसानों को, तभी अनाज का सबसे बड़ा भंडार बनेगा। पर इसका एक और हिस्सा है, वो इस समय कहने का अर्थ ये है कि जो WTO की मीटिंग शुरू हो चुकी है और कल से उसमें मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में मिनिस्टर्स बैठेंगे, उससे पहले की बैठक शुरू हो गई, उसमें भी इस खबर की गूंज दिखाई देगी। और सरकार WTO में जिस पेशबंदी के साथ या भारत जिस पेशबंदी के साथ WTO में जा रहा है, वहाँ इस स्कीम का एक अपना महत्व होगा और शायद इसलिए कूटनीतिक रूप से भी दुनिया के लिए WTO में नेगोशिएशन से पहले इस स्कीम को दोबारा घोषित किया गया, इस स्कीम पर दोबारा जोर दिया गया और इसकी शुरुआती तौर पर कुछ भंडारण सुविधाओं का उद्घाटन भी किया गया है। लेकिन सर, WTO से इसका लिंक क्या है? और दूसरा, क्या फूड सब्सिडी को लेकर के कुछ संभावना बनती दिखाई दे रही है? WTO में जो भारत का सबसे बड़ा एजेंडा है और इस बार WTO में इस पर ही फैसला होना है। हालांकि WTO में कई सारी चीज़ें और भी आ रही हैं, पर भारत WTO में अन्य 30-31 देशों के साथ ये प्रस्ताव रखने वाला है और मजबूती से इसे पारित कराने की कोशिश करेगा कि भारत को अपनी अनाज खाद्य सुरक्षा के लिए और अपने किसानों की मदद के लिए सब्सिडी बढ़ाने और फूड सब्सिडी को जारी रखने की छूट मिलनी चाहिए। इसके जो पुराने पैमाने थे उन्हें बदला जाना चाहिए। इसका विरोध कर रहे हैं यूरोपीय समुदाय के देश और अमेरिका इसका विरोध कर रहा है। और
इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत सबसे बड़ी अनाज भंडारण की स्कीम को शायद वहां एक प्लॉय के तौर पर, एक प्रस्ताव के तौर पर पेश करेगा कि हम भारत में सबसे बड़ी अनाज भंडारण की परियोजना ला रहे हैं और उसके लिए हमें और ज़्यादा प्रोत्साहन हो कि किसानों को और ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। लेकिन इसका पैराडॉक्स ये है कि अभी एमएसपी पर कोई सहमति नहीं बनी है भारत के अंदर। तो भारत की तरफ से ये पेशबंदी पहले से डब्ल्यूटीओ में की जा रही थी। सब्सिडी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, फूड सब्सिडी, जहां पर भारत इस बैठक से कुछ जरूर हासिल करने की कोशिश करेगा। जी, लेकिन डब्ल्यूटीओ की बिसात पर भारत को लेकर के क्या पेशबंदियां चल रही हैं सर? डब्ल्यूटीओ की बिसात बेहद दिलचस्प हो गई है विपुल जी। कम से कम 4-5 ऐसे बड़े प्रस्ताव डब्ल्यूटीओ में हैं जहां आपको ये दिखाई देगा आने वाले 1-2 दिनों में कि दुनिया के कई सारे देश भारत को ब्लॉक करने के लिए, भारत को रोकने की अपनी कोशिशों में होंगे। जैसे एक बड़ा दिलचस्प प्रस्ताव जो डब्ल्यूटीओ में आ रहा है वो फिशरीज का है, वो भी एजेंडे पर शामिल है। फिशिंग पर दुनिया के तमाम देश सब्सिडी देते हैं और फिशिंग ट्रॉलर्स को और फिशिंग नौकाओं को बनाने के लिए भारत इस सब्सिडी का विरोध कर रहा है। भारत का मानना है कि चीन ने जो बड़ी सब्सिडी दे रखी है मछली पर और फिशिंग पर, और चीन की बोट्स भारत के आसपास के इलाकों से फिशिंग करती हैं। अब यहाँ एक प्लॉय है, यहाँ पर एक कोशिश ये होगी कि अगर भारत को फूड ग्रेन से रिलेटेड डील मिलती दिखाई देती है नेगोशिएशंस के तौर पर, तो ऐसा संकेत है कूटनीतिक विशेषज्ञों का जिनसे हमारी बात हो रही थी डब्ल्यूटीओ को लेकर, तो भारत शायद फिशिंग के मामले में थोड़ा रियायत बरत सकता है। नहीं तो भारत ने काफ़ी सख्त स्टैंड ले रखा है कि फिशिंग पर सब्सिडी बंद होनी चाहिए, क्योंकि इससे जो दुनिया के बाकी देश हैं जहाँ पर फिशिंग पर सब्सिडी नहीं है उनको उनके मछली पालन उद्योग का नुकसान होता है। दूसरी चीज़ है, चीन की तरफ से बेहद ताकत के साथ, चीन, दक्षिण कोरिया और चिली की तरफ से बेहद ताकत के साथ एक प्रस्ताव रखा जा रहा है जो डब्ल्यूटीओ में हंगामा पैदा करेगा, जिस पर डब्ल्यूटीओ में काफ़ी तकरार होने की संभावना है। चीन, साउथ कोरिया और चिली मिलकर डब्ल्यूटीओ के एजेंडे में इन्वेस्टमेंट को शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इससे पहले भी आपको मनी सेंट्रल में बता चुके हैं कि डब्ल्यूटीओ ट्रेड बॉडी है, कोशिश पहले से इन्वेस्टमेंट को लाने की भी होती रही है, लेकिन इस बार फिर चीन की तरफ से इस बात की कोशिश की जा रही है कि निवेश को भी डब्ल्यूटीओ के दायरे में लाया जाए, नहीं निवेश के नियम भी तय किए जाएं। भारत और साउथ अफ्रीका सहित तमाम देशों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया और इसे कहा है कि डब्ल्यूटीओ की स्पिरिट के बिल्कुल खिलाफ है, उसकी मूल भावना के बिल्कुल खिलाफ है। चीन इस पेशबंदी में अकेला रहेगा या इसके साथ अमेरिका और यूरोप भी आएगा, देखना दिलचस्प होगा अबू धाबी की बिसात पर। और इसके अलावा डेटा ट्रांसफर को लेकर, आईपीआर को लेकर भी कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो डब्ल्यूटीओ की बैठक में हमें दिखाई देंगे। डब्ल्यूटीओ की बैठक दुनिया में 60 देशों में चुनाव की छाया में हो रही है और इसलिए दुनिया के ज़्यादातर देश अपने अपने देश के वोटरों को प्रभावित करने के लिए बहुत ज़्यादा रियायतें देने में इच्छुक नहीं होंगे। तो इसलिए बैठक में काफ़ी राजनीतिक पेशबंदियां, खींचतान दिखाई देगी। पर भारत इस बैठक के एजेंडे के केंद्र में है, क्योंकि भारत फूड सब्सिडी के पूरे मामले को विकासशील देशों की तरफ से लीड कर रहा है। दिलचस्प होने वाली है डब्ल्यूटीओ की बैठक में खींचतान और उसके नतीजे भी देखने वाले होंगे। नतीजे देखने वाले होंगे, काफ़ी दिलचस्प हो रही है। केंद्र में भारत होगा और भारत में सबकी निगाहें होंगी मनी 9 पर। जी हाँ, डब्ल्यूटीओ की खास कवरेज लगातार जो है, क्या कुछ निकल के आ रहा है, क्या आशाएं पूरी हो रही हैं, क्या कुछ आशंकाएं हैं, इन तमाम पहलुओं पे हम काफ़ी डिटेल में हर रोज़ डिस्कशन को में लेकर के आएंगे। और अंशुमान सर वहाँ पर पहुँच रहे हैं डिटेल के लिए। क्या कुछ तैयारियाँ हैं सर आपकी? डब्ल्यूटीओ से हम आपको सारी जानकारियां, भीतर क्या चल रहा है, एजेंडे में क्या है, अंदर कूटनीतिक घटनाक्रम क्या चल रहा है, विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये मिनिस्ट्रियल भारत की दृष्टि से काफ़ी संवेदनशील है, भारत के लिए और विकासशील देशों के लिए। दिलचस्प घटनाएं और दिलचस्प जानकारियां निकलकर सामने आने की संभावना है। मनी 9 के साथ बने रहिए, डब्ल्यूटीओ के सारे अपडेट, सारे विश्लेषण, एनालिसिस हम आपको बराबर उपलब्ध कराते रहेंगे। तो लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए। ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कीजिए। एक भी छोटी हो बड़ी हो कोई भी खबर हो छूटेगी नहीं अगर डब्ल्यूटीओ से जुड़ी हुई। लगातार बनी रही। इधर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने संयुक्त अरब अमीरात को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है। FATF ने मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग से निपटने से जुड़े नीतियों में सुधार को लेकर UAE की तारीफ की है। FATF के मुताबिक UAE ने इस दिशा में बेहतरीन काम किया है। FATF की ग्रे लिस्ट से UAE का बाहर होना भारत के लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि UAE के साथ भारत का मुक्त व्यापार समझौता है। सर, क्या कुछ असर पड़ेगा? UAE अब ग्रे लिस्ट से बाहर हो गया है। अबू धाबी की बैठक से पहले UAE का ग्रे लिस्ट से बाहर आना, FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आना अरब की अर्थव्यवस्थाओं के लिए अच्छी खबर है। भारत के लिए तो ही, अरब की अर्थव्यवस्थाओं के लिए काफ़ी अच्छी खबर है, क्योंकि UAE पूरा अमीरात दुनिया भर के बैंकर्स को आकर्षित कर रहा है, निवेशकों को आकर्षित कर रहा है। आप गौर से देखिए कि जो बैठकें कभी जिनेवा और ब्रसेल्स में होती थी, वो बैठकें अब अबू धाबी, दोहा और दुबई में हो रही हैं। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय बड़े सम्मेलन हैं जिनके लिए यूरोप जाना जाता था, वो अब मध्य पूर्व में होना शुरू हो गए। इस बीच में
FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने का फायदा अबू धाबी को अपनी इमेज और प्रोफाइल के तौर पर मिलेगा। FATF की ग्रे लिस्ट में वो देश डाले जाते हैं जहां मनी लॉन्ड्रिंग नियमों का उल्लंघन होता है, और उसकी एक ब्लैक लिस्ट भी है जिसमें कुछ देश ब्लैक लिस्ट में भी डाले जाते हैं। लेकिन जो भी ग्रे लिस्ट में होते हैं उनके बारे में FATF खुलकर कहता है कि वहां निवेश और कारोबार में पारदर्शिता की गहरी कमी है और मनी लॉन्ड्रिंग संबंधी समस्याएं हैं। UAE ने पिछले 5-6 सालों में 3-4 सालों में अपने आप को साफ सुथरा बनाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग नियमों को लागू करने के लिए काफ़ी मेहनत की और उसका नतीजा दिखाई दे रहा है। भारत को भी इसका लाभ इसलिए मिलेगा क्योंकि भारत UAE से ट्रेड पैक्ट में तो है ही, इसके अलावा UAE से सॉवरेन वेल्थ फंड का निवेश भी भारत में लाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें WTO जिसमें UAE का FATF की ग्रे लिस्ट में होना बड़ी बाधा बनता था। तो UAE निकला है ग्रे लिस्ट में से बाहर और भारत के लिए है ये एक सकारात्मक खबर। और अब कुछ और महत्वपूर्ण खबरें हैं जिसको हम फटाफट नजर डाल लेते हैं झटपट में। देश का प्रमुख उद्योग समूह अदानी इलेक्ट्रॉनिक कारों की बाजार में एंट्री कर सकता है। इसके लिए अदानी ग्रुप अब उबर टेक्नोलॉजी के साथ एक डील पर काम कर रहा है। अदानी का उद्देश्य उबर के राइडर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म पर अपनी इलेक्ट्रिक पैसेंजर कारों को पेश करना और अपने सुपर ऐप अडानी वन पर पकड़ मजबूत करना है। अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अम्बानी और उबर के CEO दारा खुसरोशाही के बीच 24 फरवरी की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और इसके चलते अदानी समूह के सभी शेयरों में सोमवार को काफ़ी तेजी देखने को मिली। संकट का सामना कर रही एडटेक कंपनी बायजूस के संस्थापक बायजू रविंद्रन ने कर्मचारियों को एक पत्र लिखकर कहा है कि वो CEO बने रहेंगे और प्रबंधन में कोई बदलाव नहीं होगा। बीते शुक्रवार को कंपनी के शेयरधारकों ने कंपनी में कथित कुप्रबंधन और विफलताओं के चलते संस्थापक CEO रविंद्रन और उनके परिवार को बोर्ड से हटाने के लिए मतदान किया था। गो फर्स्ट के लिए बैंक ज़्यादा बोली का इंतजार कर सकते हैं। बजट एयरलाइन स्पाइसजेट के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर अजय सिंह और BGB एयरवेज के कंसोर्शियम ने गो फर्स्ट के लिए 1600 करोड़ रुपए की बोली जमा की है। इसमें से 1000 करोड़ रुपए गो फर्स्ट के लिए अधिग्रहण के लिए, जबकि 600 करोड़ रुपए उसकी सेवाओं को दोबारा शुरू करने के लिए निवेश किए जाएंगे। बैंकों को 7000 करोड़ रुपए की वसूली करनी है। अमेरिका ने दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला की सरकार को धमकी दी है कि उन्होंने अगर 18 अप्रैल से पहले स्वतंत्र चुनाव नहीं कराए तो उनके खिलाफ नए सिरे से आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। वेनेजुएला पर अगर आर्थिक प्रतिबंध लगते हैं तो वहां से भारत को होने वाली तेल सप्लाई प्रभावित हो सकती है। पिछले साल ही अमेरिका ने वेनेजुएला से आर्थिक प्रतिबंधों में ढील दी थी, जिसके बाद भारत ने उससे कच्चे तेल की खरीद शुरू की थी, लेकिन अब अमेरिका पर फिर से प्रतिबंध लगता है तो वो खरीद रुक सकती है। सर, ये कुछ खबरें झटपट में आपके गो फर्स्ट पर बैंकों की विपुल जी जितनी देनदारी है उस हिसाब से ये प्रस्ताव शायद ही बैंकों के गले उतरेगा 700 करोड़ रुपए के साथ, और इसलिए गो फर्स्ट के इस प्रस्ताव को बैंकर्स मानेंगे इसमें थोड़ी दुविधा है। हालांकि अभी बाजार में कोई बायर नहीं है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि वेनेजुएला और अमेरिका के बीच फिर रिश्ते खराब हुए हैं। हमने विस्तार से आपको इससे पहले भी बताया था मनी सेंट्रल में कि वेनेजुएला में जिन शर्तों पर लोकतंत्र की जिन शर्तों पर वेनेजुएला की सरकार को इस बात की छूट दी गई थी कि वो कच्चे तेल का निर्यात शुरू कर सके, वो शर्तें सब पलट दी गई हैं। वेनेजुएला ने गुयाना पर टारगेट किया है और ये कहा है कि गुयाना का एक हिस्सा उसका हिस्सा हो सकता है तेल का, और इसके बाद अब रिश्ते वहाँ खराब हो रहे हैं। वेनेजुएला में विपक्ष के नेताओं पर सख्ती और उनका दमन भी हो रहा है। और अगर वेनेजुएला के तेल आयात को जिसे खोला गया था, उस निर्यात को जिसे खोला गया था, उसे अगर फिर दोबारा बंद किया जाता है तो बाजार में जो आने वाला तेल है वो और कम हो जाएगा। हालांकि बाजार का मिजाज इसको लेकर कोई बहुत ज़्यादा बदलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। हमने आपको विस्तार से इकोनॉमिक में बताया था कि अब बाजार में कच्चे तेल के बाजार के नए किंग ब्राज़ील, कनाडा और अमेरिका हैं। अटलांटिक बेसिन से जो तेल बाजार में आ रहा है उसने पूरे बाजार के संतुलन को अब ओपेक देशों के हाथ से छीनना शुरू कर दिया है। लेकिन वेनेजुएला पर वापस प्रतिबंध आने का असर हमें तेल की सप्लाई में कुछ कमी के तौर पर ज़रूर दिखाई देगा। अंशुमान सर, आज की इस चर्चा में आप जुड़े, तमाम खबरों का विश्लेषण किया, आपने बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो फिलहाल अब मनी सेंट्रल को यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन आप मनी 9 के साथ लगातार बने रहिए क्योंकि आपकी जेब से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण खबरें, तमाम रोचक कार्यक्रम मनी 9 के ऐप पर उपलब्ध हैं, मनी 9 के यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। तो आप लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।